अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर। देखो, सबसे पहले तो प्लैंक कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले में आ रहा होता है उसको जरा सा देख लेते हैं। आपके पास प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास प्लैंक्स हाइपोथेसिस से ही निकला है कि एनर्जी ऑफ अ वेव आपके पास बराबर होती है एच न्यू के। इसमें एच जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो न्यू लिखा हुआ है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसका मतलब सिंपली हमारे पास क्या होता है कि किसी आपके पास वेव की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सही है। अब सवाल क्या है कि आपने एच की यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाल के दिखानी है। तो पहले तो एक काम करो, एच का अपने पास फॉर्मूला बना लो। एच का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ई डिवाइडेड बाय न्यू, जिसमें ई इज एनर्जी एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये सेकंड इनवर्स हमारे पास आगे ऊपर जाके क्या बन जाएगा? जूल सेकंड। अब अगर आपको एक एक करके डायमेंशंस नहीं याद तो कोई मसला नहीं, एक एक करके फाइंड आउट कर लेते हैं। जूल जूल की अगर हमने डायमेंशन फाइंड करनी है बेटा, तो जूल खुद आपके पास बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकंड। अगेन अगर आपको न्यूटन भी नहीं याद तो न्यूटन का जो आपके पास डायमेंशन है या फिर न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो यूनिट आपके पास बराबर होता है एज एन यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर मैं ये पुट कर देता हूँ, एच का फाइनल यूनिट क्या बन जाता है हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह पे आ गया सारा का सारा आपके पास। आगे कौन है आपके पास? मीटर, और उसके आगे हमारे पास कौन लिखा हुआ है? सेकंड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हमारी यूनिट्स क्या बच जाएंगे? किलोग्राम, मीटर मीटर हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, और सेकंड एक बचा था तो ये हो जाएगा s-1। अब आओ इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन हम आपके पास कैसे लिखी जाती है बेटा? किलोग्राम। किलोग्राम मतलब मास है, कितनी पावर है? 1। मीटर, मीटर का मतलब लेंथ है, कितनी पावर है आपके पास? 2। सेकंड मतलब टाइम है और उसकी कितनी पावर है हमारे पास? -1। तो इक्वेशन हमारे पास करेक्ट हो जाती है ml2t-1। अब इसकी डायमेंशन आप अपने पास नोट कर लीजिए। तो डायमेंशन हमारे पास आ रही है वो हो जाएगी ऑप्शन ए ml2t-1, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन इट्स व्हिच कंपोनेंट इज लार्जर। इनमें से कौन सा कंपोनेंट इसका लार्जर होगा। ठीक है, निकाल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास देखो, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, तो कंपोनेंट्स की बात करने के लिए थोड़ा सा कंपोनेंट्स का फैक्टर समझ लें। मान लो ये जो वेक्टर हमारे पास जिक्र किया जा रहा है वो आपके पास इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि ये वेक्टर आपके पास क्या कर रहा है, 25 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का नाम है आपके पास ए, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे आपके पास, एक कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा थीटा के बराबर वाला। ठीक है जी, और एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास ये थीटा के सामने वाला। सामने आपके पास होता है साइन थीटा बिकॉज ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल, और बराबर में हमारे पास होता है कॉस थीटा बिकॉज ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अब इनके कंपोनेंट्स अगर आपने चेक करना है तो भाई आप ये चेक कर लो साइन थीटा की वैल्यू बड़ी आ रही है या कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो साइड में कैलकुलेटर में ये करके चेक कर लेते हैं साइन 25 की वैल्यू क्या है और कॉस 25 की वैल्यू क्या है आपके पास। इसकी वैल्यू बड़ी होगी वो वाला कंपोनेंट आपके पास बड़ा हो जाएगा सिंपली। तो साइन 25 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है बेटा 0.422 और कॉस 25 की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 0.906। इसका मतलब कॉस 25 की वैल्यू बड़ी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ज्यादा बड़ी वैल्यू रखेगा वाई के मुकाबले में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का ए, एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी गिवन बाय 4i प्लस 3j मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो बेटा, अगर आपने किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल में मास तो गिवन है, मास हमारे पास कितना गिवन है, सिंपली 50। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है वो कैसे निकालते हैं सुन लो। मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आप रूट लगाते हो और जो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो कर दें, सम कर दें जे कोफिशिएंट के स्क्वायर के साथ, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इस मैग्नीट्यूड के ऊपर भी क्या लगा हुआ है आपके पास स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सिंपली इक्वेशन क्या बच जाएगी, 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 25। 25 मल्टीप्लाई होगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 हो गया 25 और 25 आपके पास एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 ये बेटा बराबर होता है हमारे पास 625 के, और चूंकि आपने एनर्जी निकाली है तो एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, 625 जूल्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है सवाल में कि जो रेंज है आपके पास वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। एंगल निकाल के दिखाओ। आओ एक एक करके दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा आपके वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो g से g कैंसिल कर देते हैं और साथ ही साथ वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा को बेटा ओपन कर लेते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू, ये बराबर हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बल्कि एक काम करते हैं ना, ये 2 1 2 सर 4, तो आपके पास सिंपली इसको भी मैंने कैंसिल करके लिख दिया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और आगे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और जो कॉस यहाँ पे लिखा हुआ था उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, डिवाइड में जाके बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस आपके पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट थीटा बराबर आ गया 1 के। थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सिंपली टेन इनवर्स ऑफ 1, और जब आप टेन इनवर्स ऑफ 1 निकालते हैं बेटा तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास 45 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास इसका, ऑप्शन सी 45 डिग्री। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं, जस्ट अ सेकंड जी, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज डबल्ड। देखो आपके पास नॉर्मली किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इसमें ए जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास, कि जो प्लेट्स आप यूज कर रहे हो उसका एरिया कितना बड़ा है। ठीक है जी, जबकि डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को, कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हमारे पास हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर है। नॉर्मली एक कैपेसिटर हमारे पास कंसिस्ट करता है 2 पैरेलल प्लेट्स के ऊपर, जिसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, एक में नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो और प्लेट्स के एरिया को ए से। सही है, अब कह रहे हैं कैपेसिटेंस में कितनी छेड़छाड़ होगी, मैं कहता हूं भाई सी डैश बन जाएगा। कब, अगर मैं उसके एरिया को डबल कर दूं, तो एरिया ए के बजाय क्या लिखा जाएगा आपके पास 2a। फिर हाल चेंज कितना आया, यहाँ पे तो सर ये सिर्फ 2 का चेंज आया हमारे पास,
बाकी तो ये पुरानी वाली कैपेसिटेंस के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो कैपेसिटेंस छिड़ जाएगी वो कितनी चेंज हो जाएगी हमारे पास पहले के मुकाबले में 2 टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? ऑप्शन ए, डबल्ड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इफ अ प्लैनेट एग्जिस्टेड हुज मास एंड रेडियस वर बोथ ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जरा अर्थ के बारे में बात कर लो पहले। तो ये अर्थ है हमारे पास, बहुत बड़ा सा अर्थ बन गया। सॉरी, चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा। अच्छा, तो आपके पास मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एक सिंपल ये अर्थ आ गया। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर जो सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो वो जो जी की वैल्यू फील कर रहा होता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू एक्चुअली निकाली कैसे जाती है? इसका फॉर्मूला होता है GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं एक ऐसा प्लेनेट आ गया मेरे पास, बड़ा प्लेनेट, जिसका मास जो है वो अर्थ के मुकाबले में कितना है हमारे पास? 2 टाइम्स है। ठीक है, जिसका मास आपके पास अर्थ के मुकाबले में कितना है आपके पास? सिंपली 2 टाइम्स है। और जिसका रेडियस भी अर्थ के मुकाबले में कितना हो चुका है? 2 टाइम्स हो चुका है। अब आप बताइए कि आपके पास इसके ऊपर जो खड़े होने वाले बंदे की जी की वैल्यू फील कर रहा होगा या फिर वो कितनी होगी हमारे पास? तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोल दिया भाई उसकी वैल्यू हो जाएगी जी डैश। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी, मास की जगह क्या आ जाएगा? 2me, और रेडियस की जगह भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 2re, जिसपे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू क्या हो गई? इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, GME एज इट इज आ गया। RE स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं और 2 का स्क्वायर जो 4 था इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? यहाँ से 1/2, और GME ओवर RE स्क्वायर एक्चुअली आपके पास अर्थ के जी के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्लेनेट के ऊपर जो जी की वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी हमारे पास? वो हाफ हो जाएगी अर्थ की वैल्यू के। अब अर्थ की वैल्यू तो 9.8 होती है सर, तो हाफ कर दो 9.8 का सिंपली अपने पास। 9.8 का हाफ कर देंगे तो दैट विल बी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास आ गया हमारे पास 5 kg, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल स्पीड vi आ गई मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड, मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स कितनी आ गई बेटा आपके पास? 2 न्यूटन, कवरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितनी पता नहीं। ठीक है, कह रहे फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन निकाल के दिखाएं कितना कर रही होगी ये फोर्स इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड के अंदर आपके पास कितना वर्क डन हो रहा होगा। आओ जरा इसको चेक करते हैं। भाई देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी सर, फोर्स तो हमें गिवन है दैट इज 2, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, तो क्या करें? क्या गिवन है उसके अलावा? क्या ही गिवन है? टाइम गिवन है। पीआई और टाइम को लेते हुए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है वो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा अप्लाई करके चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये 2 तो एज इट इज रहा, पीआई की जगह हमारे पास कितना आ गया? 0। सर टाइम हमारे पास कितना है? 10 है, प्लस 1/2। एसेलरेशन नहीं पता, एसेलरेशन नहीं पता तो कुछ तो गिवन होगा उसके अलावा। आओ देखते हैं। उसके अलावा सर फोर्स गिवन है और मास गिवन है। न्यूटन का सेकंड लॉ जिंदाबाद। एसेलरेशन की जगह आपने लगा दिया फोर्स ओवर मास, और टाइम हमारे पास कितना आ गया? 10 का स्क्वायर। ठीक है, आओ जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। 2, ये तो हो जाएगा 0 आपके पास, प्लस 1/2 एज इट इज आ गया। ठीक है जी, फोर्स हमारे पास है 2, मास हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5, और 10 का स्क्वायर कितना बन जाता है हमारे पास? 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 और 5 20 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 बचा, तो आंसर कितना हो गया? 40। और चूंकि आपने वर्क डन निकाला है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका हमारे पास? जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ऑप्शन डी, 40 जूल्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आपसे a 16 kg body is moving with a speed of 2 मीटर per second collide with a bumper a negligible mass। अच्छा, बम्पर भी ऐसा है जिसका मास कैसा है? नेग्लिजिबल है। देखो, गाड़ियों के जो बम्पर होते हैं हमारे पास उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इलास्टिक बनाए थोड़ा सा। उसकी वजह क्या होती है? ताकि वो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर सके, ताकि कोई चीज उस पर आके अगर टकराती है तो वो उसका आपके पास पूरा मोमेंटम एब्जॉर्ब कर ले, और जब मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे हमारी गाड़ी को नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचता। जब कोई चीज उससे आके टकराती है बम्पर को अलबत्ता नुकसान जरूर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास मास कितना है बॉडी का? 16 kg, सही आ गया, 3 kg मास आ गया आपके पास। स्पीड कितनी है उस बॉडी की हमारे पास? 2 मीटर पर सेकंड, सही है। बम्पर से टकराया नेग्लिजिबल मास वाले बम्पर से, और कितनी देर के लिए इंपैक्ट रहा उसका? 0.2 सेकंड्स का इंपैक्ट रहा आपके पास। ठीक हो गया। आगे आपसे कह रहे हैं हैविंग स्टिफनेस ऑफ, देखो स्टिफनेस जो है यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्प्रिंग के एनालॉगस होकर समझते हैं तो ये जो है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह डिफाइन किया जाता है, के की तरह, जिसकी वैल्यू में कितनी गिवन है? 100 न्यूटन पर मीटर। आपसे पूछ रहे हैं द कंप्रेशन प्रोड्यूस विल इन इट विल बी, कितना ये कंप्रेस होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट आपके पास इसकी कंप्रेशन में जाएगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में x से।
तो ये आप लोगों ने निकाल के दिखाना है। अब देखो यहाँ पे जो x का फॉर्मूला है आपके पास, वो कैसे निकाला जाएगा, जरा उसको भी समझ लें साथ साथ। आपके पास x का फॉर्मूला आपके पास बेटा आप कैसे निकालोगे समझना। देखो x जो है आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें मालूम है कि फोर्स किसके बराबर होती है, kx के। यहाँ पे अगर मुझे x चाहिए तो x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, f अपॉन k के। सही है, x बराबर हो जाएगा f अपॉन k के। लेकिन सर इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास k तो गिवन है, चलें ठीक है, लेकिन फोर्स नहीं गिवन। फोर्स कहां से निकाल के लेकर आए? फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या करा, फोर्स का बच्चों वाला फॉर्मूला उठा के लगा दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ma। तो करेक्ट क्या हो गया हमारे पास, ma ओवर k। अच्छा ये भी ठीक है सर, मास गिवन है, k गिवन है। एक्सेलरेशन कहां से लेकर आए, अब वो भी कर सकते हैं बेटा आप अपने पास। एक्सेलरेशन कैसे कर सकते हो, एक्सेलरेशन में आप ये देखें कि स्पीड में चेंज कितना आया। पहले स्पीड हमारे पास कितनी थी, 2 थी, ठीक है। स्पीड हमारे पास जो मौजूद थी वो कितनी थी आपके पास, 2 थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद स्पीड 0 हो गई क्योंकि वो कोलाइड करा और उसने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास बम्पर को। तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्योंकि स्पीड आपके पास इनिशियली 2 है, बाद में 0 हो जाती है हमारे पास। तो इनिशियली स्पीड 2 होने की वजह से, बाद में स्पीड 0 होने की वजह से, जो आपके पास यहाँ पे चेंज आएगा स्पीड का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, 2। तो मास कितना गिवन है आपके पास, देखें यहाँ पे 16। ठीक है जी, नोट कर लेते हैं अपने पास। सबसे पहले तो मास हमारे पास है 16। एक्सेलरेशन के अंदर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा v ओवर टी, डिवाइड बाय k। हमारे पास कितना है यहाँ पे, 100। डेल्टा वी की बात मैंने आपको बता दी। डेल्टा वी हमारे पास कैसे निकाला आपने, आपने बोला भाई सर 2 का चेंज आया है, टाइम कितने में आया हमारे पास, 0.2 सेकंड्स में आया, और डिवाइड किससे हो रहा है सब कुछ, 100 से। ये 100 और 0.2 अगर मल्टीप्लाई हो जाए या फिर आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में। जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा, एक दफा कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके आप सारे चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.6। ठीक है जी, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है बेटा, वो आ रही है 1.6 मीटर्स। इसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, 1.6 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं लाइट इज प्रूफ ट्रांसफर्स इन नेचर। लाइट की नेचर ट्रांसफर्स इनमें से कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ए में कह रहे हैं डिस्पर्जन। बेटा डिस्पर्जन एक ऐसा प्रोसेस है आपके पास जिसमें लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाती है, उससे ये पता लगता है कि लाइट आपके पास कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी है। यानी कि जो विजिबल लाइट है आपके पास, वो विबग्योर से मिलकर बनती है, 7 कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो हमारे पास डिस्पर्जन स्प्लिटिंग के प्रोसेस को कहा जाता है। इससे ये नहीं पता लगता कि वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। ऑप्शन बी हमारे पास पोलराइजेशन, दैट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पोलराइजेशन बेटा एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके पास डिफरेंशिएट करके देता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। तो अगर कोई वेव पोलराइजेशन का टेस्ट पास कर लेती है या पोलराइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकती तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये आपके पास इनका डिफरेंशिएशन टेस्ट होता है। अगर पोलराइजेशन पास हो गई तो ट्रांसवर्स वेव होगी, नहीं हुई तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पोलराइजेशन। 10 कह रहे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी गिव्स चेंज इन न्यूक्लियाई, इंक्रीज इन न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई या डिक्रीज इन न्यूक्लियाई। सबसे पहले तो देखते हैं बेटा ये फॉर्मूला एक्चुअली है किसका। ये फॉर्मूला हमारे पास है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का। ठीक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के अकॉर्डिंग जो उसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास n का मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ करंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो आपके पास प्रेजेंट एट करंट टाइम, यानी कि आज के वक्त में जो मेरे पास आपके पास करंट में या प्रेजेंट टाइम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, या जो बच गए होंगे या जो रह गए होंगे हमारे पास, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वो बराबर होता है एन नॉट। एन नॉट आपके पास होता है इनिशियली आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। ठीक है, यानी कि जब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की होगी तो उस वक्त जितने न्यूक्लियाई थे हमारे पास, उनको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। टूटने के बाद जो बच गए होते हैं उनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे आता है आपके पास ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसमें लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट, जिससे ये पता लगता है कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई कितनी देर में आपके पास डिके हो रहा होता है, और टी होता है द टाइम इलैप्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया बेटा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। हम इनमें से कोई सा भी नाम रख दें इसका, ये बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहे हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब किसके बराबर होता है। आओ निकाल के चेक कर लेते हैं भाई। आई क्रॉस आई निकालना है सर हमने। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा समझना। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आता है उसका साइन। अब आई एक एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, दूसरा आई भी एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा, जिसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, 0 डिग्री, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अब आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1,
1, लेकिन साइन 0 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बेटा 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 आएगा क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी 0 डिग्री है, एंड सेम फॉर के क्रॉस के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है बेटा आपके पास इस तरह से ऑप्शन ए 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहे हैं टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। दोनों को जब आपने 10 सेंटीमीटर दूर रखा एक दूसरे से, ठीक है, दोनों को आपने जब 10 सेंटीमीटर दूर रखा एक दूसरे से, तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान जो फोर्स थी वो कितनी थी? 0.2 न्यूटन थी। अब कह रहे हैं इन्हीं दोनों चार्जेस को करीब करके ले आए। जब ऑब्वियस सी बात है करीब लाओगे तो इनकी फोर्स भी बढ़ जाएगी हमारे पास, क्योंकि कूलम कहता है कि जब आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के आपके पास। अब समझना इस चीज को बेटा। अब इन्होंने कहा कि डिस्टेंस आपने कितना कर दिया? 1 सेंटीमीटर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने गुना कम हुआ, तो साफ साफ देख लो, पहले 10 था 1 हो गया, तो 10 गुना कम हो गया हमारे पास डिस्टेंस। यानी कि जो आर डैश है इसको हम ये कह सकते हैं, आर की वैल्यू अगर 10 थी तो ये आर डैश जो है आपके पास एक तरीके से आर ओवर 10 है हमारे पास, ये क्योंकि 10 गुना कम हो चुका है हमारे ओरिजिनल डिस्टेंस से आपके पास। अब ये पूछ रहे हैं बताओ फोर्स कितनी होगी। देखो बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मली इस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा? एफ डैश। लेकिन चेंजेस क्या आएंगी? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश एक्चुअली किसके बराबर है? पहले वाले आर की वैल्यू के 10 टाइम्स कम हो चुका है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर ये 10 टाइम्स हमारे पास कम हो चुका है तो हमारे आंसर पे कितना फर्क पड़ेगा देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 का स्क्वायर बन के 100 हो जाएगा, जो कि ऊपर चले जाएगा, और यहाँ रह जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जो कि सर आपकी पिछली ओरिजिनल फोर्स के बराबर है, और ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, कितनी दी हुई है? 0.2 न्यूटन। तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 न्यूटन। तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी 20 न्यूटन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहे हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी पता लग गई कितनी आ गई हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहे हैं हैविंग ए मास ऑफ, मास आ गया आपके पास जो कि कितना आ गया? 5 kg फॉर 5 सेकंड। सब चीजें 5 5 उठा के दे दी आपको यहाँ पे। आगे कह रहे हैं पावर विल बी, आओ निकालते हैं पावर भाई कितनी निकलेगी। देखिए बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एनर्जी डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? चूंकि ये बॉडी मूव कर रही है, और कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है तो मूव करते वक्त उस बॉडी में जो एनर्जी आपके पास गेन होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, जो कि हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। और उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाफ मास की वैल्यू कितनी है? 5, टाइम वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 5, लेकिन उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 5। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया आपके पास सिंपली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को 2 से डिवाइड कर दो बेटा, ये आ जाएगा 12.5, और चूंकि पावर है तो उसका यूनिट होता है हमारे पास वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से? ऑप्शन बी 12.5 वॉट। ठीक है बेटा, चलें मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14। 14 में कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट्स। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं उसको वोल्टेज देके, तो उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, वो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है √2e वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। कुछ चीजें जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। उसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे? 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपको याद होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमारे पास होती है 9.1 एक्सपोनेंट -31। सब कुछ किसमें? रूट में। बेटा कैलकुलेटर उठाओ, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज कर देना भले से, और आंसर निकाल के चेक करो। इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आ रहा है 1.87 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे तो सर ये ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन, कोई बात नहीं, उसको उसके ऑप्शन में ले जाते हैं। ये हो जाएगा अगर पॉइंट एक दफा आगे ले जाए 18.7, 10 की पावर एक कम बन जाएगी, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? इस तरह से ढूंढ लीजिए, ऑप्शन बी 18.7 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपके पास कह रहे हैं इफ ओनली 20% ऑफ द मेन करंट इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है मान लेते हैं,
में से सिर्फ कितना करंट गुजर रहा है? 20% गुजर रहा है। मान लेते हैं टोटल करंट था I, तो 20% का मतलब यहां से हमारे पास कितना गुजर रहा है? सिर्फ 0.2 I गुजर रहा है। ठीक है, 20% का मतलब हो जाएगा सिर्फ 0.2 I गुजर रहा है। बाकी कहां से जा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक एमीटर बनाया हुआ और आगे उन्होंने लिख के भी दिया है कि शंट रेजिस्टेंस में से कितना गुजरेगा, तो शंट चूंकि एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है आपके पास बेटा, तो शंट रेजिस्टेंस में से कितना गुजरेगा खुद सोच लो। टोटल करंट I है, उसका 20% यहां से गुजर गया, तो बाकी आपके पास कितना होगा? 80%। 80% का मतलब 0.8I यहां से गुजरने वाला है। इस रेजिस्टेंस का नाम रख देते हैं हम लोग RS। ठीक है जी, इसकी रेजिस्टेंस का नाम तो G है। अब देखो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमें मालूम होता है कि जितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर को जा रहा होगा उतना ही वोल्टेज शंट को भी जा रहा होगा, क्योंकि पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें आपके पास वोल्टेज सेम रहते हैं। VG क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? हमारे पास IG RG। VS इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? IS RS। IG करंट जो गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है? 0.2I गुजर रहा है सर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का नाम क्या रखा है हम लोगों ने? G रखा हुआ है। करंट शंट से जो गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है? 0.8I गुजर रहा है, और शंट की रेजिस्टेंस का नाम हमने RS ही रखा हुआ है। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, RS की वैल्यू निकाल लीजिए अपने पास, ये हो जाएगी 0.2 T डिवाइडेड बाय 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 2 एंड 2 4 8। तो शंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गई? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के 4 गुना कम, या फिर G डिवाइडेड बाय 4। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा वो हो जाएगा G/4, विच इज ऑप्शन सी। अच्छा बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। सीन में कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ लाइट बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। देखो इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमारे पास सिंपली अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? लाइट एनर्जी के अंदर। तो इसको जरा एक काम करते हैं, सवाल के सीक्वेंस में देख लेते हैं, ऑप्शन हमें खुद बता देंगे कि आंसर कौन सा है। ए में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका उल्टा प्रोसेस होता है। फोटो का मतलब होता है हमारे पास लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब आ गया सिंपली इलेक्ट्रिक, यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिकल को लाइट में किस में कन्वर्ट करेंगे? बी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रो का मतलब तो हमारे पास सिंपली किससे निकल के आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है। और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ये एक्चुअली आपके पास तशबीह रखता है लाइट से। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट किया जा रहा है लाइट के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी जो ये ऑप्शन है डिस्ट्रैक्टर्स हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इनका इस पूरे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ मेजरिंग रॉड इज 2 मीटर व्हेन इट इज एट रेस्ट। What will be its length if it is moving with a velocity of 1/3 with the speed of light? According to Einstein's theory of relativity, जो moving length होती है वो बराबर होती है rest length into under root 1 minus v square over c square, जिसमें इस पूरे फैक्टर को कहा जाता है बेटा आपके पास लॉरेंस फैक्टर। ये चीज याद रखिएगा अपने पास, ये अलग से भी पूछी जा सकती है आपके पास। ये कहलाता है हमारे पास लॉरेंस फैक्टर। ठीक है, अब आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमारे पास बनेंगी वो क्या हो जाएंगी? अंडर रूट 1 माइनस वी। वी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c/3, और उस पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर, और फिर नीचे कौन है हमारे पास? सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें एल नॉट एज इट इज आ गया, 1 माइनस ये हो जाएगा c²/9 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, इक्वेशन क्या बच गई कि मूविंग लेंथ बराबर हो जाएगी एल नॉट, यानी कि रेस्ट लेंथ इंटू 1 माइनस 1/9। अब इक्वेशन बच जाती है L इज इक्वल टू एल नॉट, रेस्ट लेंथ कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे? 2 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8/9। 8/9 को भी अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3। अब इन सबको चाहो तो आप कैलकुलेटर में उठा के पुट करो, जैसे ही पुट करोगे तो इसका आंसर देखिएगा बेटा आपके पास आ जाएगा 1.886 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो, बस आसान है फिर तो आपके पास। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, 1.886 मीटर्स। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, 18। 18 में कह रहे हैं डैश आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हेवियर एटम्स आर बम्बार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। हेवियर एटम, हेवियर एटम का मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे आपके पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये मैंने ऐसी एक रैंडम इमेज बनाई है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने शेल्स में मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए इतने ही एग्जिस्ट करें। ठीक है, नॉर्मली आपके पास किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वो निकाला जाता है 2n स्क्वायर से आपके पास। एनीवेज यहाँ वापस आते हैं, कह रहे हैं इन हैवी एटम्स को हम क्या कर रहे हैं? बम्बार्ड करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। तो जब आप बम्बार्ड करवाओगे इलेक्ट्रॉन से तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे बेटा कि जो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन से जो अंदर मौजूद हैं जाके टकरा जाएंगे, टकरा जाएंगे, इनको नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट कर देंगे तो उनकी वैकेंसी पूरी करने ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और अपने अंदर से कोई ना कोई
एनर्जी या फोटोन निकालेगा या अगर उसने नीचे आना है तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नीचे आने के लिए उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। अब इस तरह से जो ये फोटॉन्स निकल रहे होते हैं, इन फोटॉन्स को आपके पास सबसे पहले जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसका नाम था विलियम रोइंजन। उसने उसका नाम रख दिया रोइंजन रेज, या चूंकि वो रेज उसको मालूम नहीं थी और उस वक्त आपके पास अननोन चीजों को एक्स कहा जाता था, तो उसका नाम एक और तरीके से क्या पड़ गया, एक्स रेज। तो बेटा ये एक्स रेज के बनने का तरीका है जो यहाँ पे पूरा सवाल में मेंशन्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, एक्स रेज। Question number 19. Kiran, the product of temperature and maximum wavelength is equal to constant. ठीक हो गया, maximum wavelength बता देते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है ये बराबर है कांस्टेंट के। ये किसने बताया है, और लिख लेते हैं लाइन से, स्टीफन लॉ ने तो बेटा आपके पास ये बताया है हमारे पास सिंपली कि जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिट हो रही होती है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। रेले जीन्स लॉ में ये बताता है कि जो आपके पास एनर्जी एमिट हो रही होती है हमारे पास सिंपली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 के। ठीक है, जबकि आपके पास वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो कि किसी भी सर्टेन आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के तौर पे एमिट हो रही है सर्टेन टेम्परेचर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। अच्छा अच्छा, जरा इसको इसको देखना सर, ये मिलता जुलता लग रहा है। अगर ये मिलता जुलता लग रहा है, मैं यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन हटाऊं तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, कांस्टेंट, और जो टी डिवाइड हो रहा था कांस्टेंट के साथ या नीचे, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन बन गया हमारे पास, ऑप्शन सी की स्टेटमेंट है ये, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टेटमेंट है बेटा ये आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं जीजर काउंटर इज पोर्टेबल डिवाइस वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। जीजर काउंटर बेटा नॉर्मली हमारे पास यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां पे होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जहां पे होते हैं। क्यों, ताकि वहां पे हमारे पास जो अल्फा बीटा और गैमा रेज हैं उनके बारे में ट्रैक रखा जा सके, उनका काउंटर रखा जा सके कि वो कितनी मूव कर रही हैं। तो आपके पास अल्फा बीटा गैमा में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जीजर काउंटर वो यूज करता है, तो वो प्रॉपर्टी होती है बेटा आयनाइजिंग, आयनाइजेशन की। अल्फा की आयनाइजेशन पावर बहुत हाई होती है, बीटा की उससे कम होती है और गैमा की सबसे कम होती है। तो आपके पास जब भी आयनाइजिंग पार्टिकल्स किसी भी जीजर काउंटर के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स को आपके पास आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक स्पार्क क्रिएट होता है, और उस स्पार्क को फिर हम मेजर करते हैं और करंट से हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं कि भाई कितने पार्टिकल्स वहां से पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा इसका, ऑप्शन नंबर बी, आयनाइजिंग पार्टिकल्स। क्वेश्चन 21, कह रहे हैं टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर्स हैं लगा लेते हैं। अरे यार एक तो ये आ जाते हैं, हटाएं जरा यहाँ से, मार्कर लेकर आए। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं, एक आ गया ये और दूसरा आ गया आपके पास ये। अच्छा, एक कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस है पी, दूसरे वाले की हमारे पास क्या है, क्यू। कह रहे हैं दोनों को अरे सॉरी सॉरी, सीरीज बना दिया मैंने, सवाल में पैरेलल है, काट दो इसको यहाँ से, तो पैरेलल में बना देते हैं। अब पैरेलल में बना देते हैं भाई, दोनों कैपेसिटर्स को, ये आ गया हमारे पास पी और क्यू पैरेलल के अंदर, और दोनों को एक बैटरी से उठा के हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ये आ गई वो बैटरी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसी होगी या कितनी होगी। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर्स का आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल कैपेसिटेंस निकालने का, वो होता है आपके पास सी, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो यहाँ पे कौन इंडिविजुअल पी है और क्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपली ऑप्शन ए, पी प्लस क्यू। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 22, कह रहे हैं इन रोटेशनल मोशन फोर्स एफ इज एनालिगस टू विच फिजिकल क्वांटिटी। देखो रोटेशनल मोशन के अंदर आपके पास जो लीनियर मोशन में फोर्स होती है एफ, वो लीनियर मोशन में क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियरली मूव करवाने के। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सरफेस के ऊपर इस तरह से बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ एफ, तो ये क्या करेगी, ये एक पॉइंट से डिस्प्लेस होके डिस्प्लेसमेंट एस कवर करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी हमारे पास सिंपली। अब ऐसा काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है इनमें से, मोमेंटम करता है, नहीं, मोमेंटम तो अमाउंट ऑफ मोशन को कहते हैं सर। बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, नहीं, ये आपके पास कॉज करता है एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास ये रेजिस्ट करता है एंगुलर एक्सीलरेशन को, कॉज नहीं, रेजिस्ट करता है एंगुलर एक्सीलरेशन। सी, टॉर्क। जी, टॉर्क आपके पास रीजन होता है एंगुलर एक्सीलरेशन को कॉज करने का। टॉर्क को कहते भी क्या हम लोग, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर आपके पास टर्निंग क्रिएट हो रही है कहीं पे भी या रोटेशन क्रिएट हो रही है कहीं पे भी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल किसको दिया जाएगा, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगी, हमारे पास टॉर्क के पास। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी, टॉर्क। मूविंग ऑन, 23, कह रहे हैं इफ अ बॉडी ऑफ मास 500 kg
मास आ गया आपके पास भाई, इज टेकन टू अ प्लेनेट वेयर जी इज डबल्ड, जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी, बड़ा प्लेनेट होगा इसका मतलब वो कह रहे इट्स मास ऑन दैट प्लेनेट विल बी, हमारे इस 500 किलो की बॉडी का मास वहां पे क्या हो जाएगा। तो बेटा एक चीज याद रखना, मास जो होता है ना किसी भी बॉडी का, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। कि मास तो एक्चुअली आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कि भाई हमारे पास बॉडी में कितना मैटर मौजूद है। अब तुम किसी भी प्लेनेट के ऊपर ले जाओ उस बॉडी को, मैटर तो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना उस बॉडी का, तो मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन आएगी या जिसके फॉर्मूले के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनमें डायरेक्शन आ रही है, वो वेक्टर होगा। आओ एक एक करके देखते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होता है बेटा आपके पास, पोटेंशियल एक्चुअली, इसको मिटा दें पता चले तुम लोग बोलो पोटेंशियल सही आंसर हो गया, ठीक है। पोटेंशियल जो है आपके पास बेटा वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, जिसमें वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। चार्ज इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी हो गई, गलत। टी, स्पीड, स्पीड बेटा आपके पास बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम के, जिसमें डिस्टेंस भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और टाइम तो है ही स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आती, सही है। अगला बचा फोर्स, फोर्स आंखें बंद करके हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, उसके फॉर्मूले से भी देख लो। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, जिसमें एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो लाजमी है कि वो किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर ही होगी, वो डायरेक्टेड होगी किसी न किसी आपके पास डायरेक्शन के साथ, उसका कोई ना कोई पॉइंट आपको गिवन होगा कि भाई इस पॉइंट पे लगाई जा रही है, इस तरफ बॉडी को मूव कर रही है या इस तरफ बॉडी को डिस्प्लेस करवा रही है, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अलबत्ता पावर भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसमें वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 में कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सही है, मेरे पास ये बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, फेंक दिया भाई। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी दी है आपने इसको, 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको एसआई यूनिट्स में ले आओ, किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स और आर में होते हैं 3600 सेकंड्स। दो अंडों से दो अंडे कट गए, 36 से 36 कट गया, बच गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड तो है 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड टाइम कितना गुजरा, 1 सेकंड। देखो ऊपर फेंक रहे हो किसी भी चीज को, इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड को ग्रेविटी कम कर रही होती है, ग्रेविटी उसकी स्पीड को बढ़ने से कम कर रही होती है, बढ़ने से रोक रही होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ऊपर जाते हुए जो एक्सीलरेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस जी, या फिर माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूछ रहे हैं बताओ 1 सेकंड के बाद मान लो ये बॉल यहां पहुंच गई, इस वक्त इसकी फाइनल स्पीड कितनी है। तो बेटा फाइनल स्पीड यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होती है वी आई प्लस ए टी के। वी आई कितना हमारे पास, सॉरी, इनिशियल स्पीड हमें सवाल में कितनी दी हुई है 10, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है माइनस का 9.8 और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9.8, 10 में से 9.8 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन गया बेटा, फाइनल स्पीड का ऑप्शन ए 0.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा जी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड इन डैश प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन किया जा सकता है। ए आइसोबैरिक। अच्छा जरा सबसे पहले काम करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो आइसोबैरिक की जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जितनी आप हीट एनर्जी इसमें दे रहे हो वो सारी की सारी हीट एनर्जी दो हिस्सों में टूट जाती है। पहला पोर्शन क्या करता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, और दूसरा पोर्शन क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। इसका मतलब आइसोबैरिक में वर्क तो हो रहा है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वर्क में नहीं जा रही, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करने में चला जाता है। जबकि बी की बात करें आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिनिमम वर्क डन होता है बेटा आपके पास, क्योंकि इसके अंदर जो वर्क डन होता है वो बराबर हो जाता है जीरो के। आपकी कोशिश ये होती है कि आप इसका जो पिस्टन होता है उसको लॉक कर देते हो, की वजह से पिस्टन इमूवेबल बन जाता है। जब वो मूव ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब वर्क डन ही परफॉर्म नहीं हो रहा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम टेम्परेचर को चेंज होने से रोक दें, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो एग्जिस्ट नहीं करता इक्वेशन में,
और सारी की सारी जो हीट होती है वो किस में हमारे पास चली जाती है, डायरेक्टली वर्क में चली जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके पास वर्क डन के अंदर। चौथा बचा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट के एक्सचेंज को ही रोक देते हो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, जिसका मतलब जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी बॉडी की वो ही आपके पास रिस्पॉन्सिबल होगी वर्क करने के, और इंटरनल एनर्जी इस मामले में फिर क्या होने लग जाती है, आपके पास डिक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से वर्क डन परफॉर्म होता है। अब इसके अंदर इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं हो सकता जितना आइसोथर्मल में होता है, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास ऑप्शन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे थे हेलीकॉप्टर ऑफ वेट 3920 न्यूटन। ये रहा एक हेलीकॉप्टर मान लेते हैं, इसका जो वेट है कितना है आपके पास, उसका वेट हमारे पास गिवन है 3920 न्यूटन। सही है। कह रहे इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक फोर्स हेलीकॉप्टर का इंजन लगा रहा होगा इसको ऊपर उड़ाने के लिए, उस फोर्स को हम कह देते हैं अपवर्ड फोर्स। ठीक है, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है आपके पास। कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 4 मीटर पर सेकंड। और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बेटा ये बात याद रखना कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसकी एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे कह रही थी फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज, इस पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी ये कितनी होगी, ये निकाल के दिखाइए। देखो जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, सच एस या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या वो ऑपोजिट में, अगर वो सेम में होती हैं तो आप उन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हो, और अगर वो ऑपोजिट में होती हैं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ अप में से वेट को। अब एफ अप अगर आपने फाइंड आउट करना है तो एफ अप किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फोर्स प्लस वेट के। टोटल फोर्स बेटा बराबर होती है एम ए के, और वेट तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, अब अगर आओ वैल्यूज पुट कर दें, एक्सीलरेशन 0 है, वेट कितना है हमारे पास 3920, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3920 इज 3920 न्यूटन। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स जो कि आपके पास इस हेलीकॉप्टर के थ्रू लग रही है वो कितनी है, 3920 न्यूटन। और अगर आप देखें क्योंकि वेट भी इतनी ही है, अपवर्ड फोर्स भी इतनी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट, या जो एक्सीलरेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है बेटा फिर हमारे पास, ऑप्शन बी, 3920 न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसफार्मर दैट सप्लाइज पावर एट 240 वोल्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को जो आपके पास पावर मिल रही है वो कितनी हो जाएगी, पावर इनपुट भी कह सकते हैं उसको हम लोग, वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 240, अच्छा सॉरी माय बैड, 240 वोल्ट पे वोल्टेज आया, मैंने उसको पावर लिख दिया यहाँ पे। वोल्टेज आपके पास जो सप्लाई हो रहा है, जो कि प्राइमरी का वोल्टेज है वो कितना है, 240 वोल्ट्स, और प्राइमरी को करंट कितना आपके पास मिला है, 0.7 एम्पेयर। ठीक है, हम तो इससे पावर निकाल सकते हैं कि जो इनपुट पावर आपके पास जा रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, आईपी पीपी, यानी कि आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 240 को 0.7 से। तो जैसे ही आप 240 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 168। तो हमारे पास इसका मतलब जो इनपुट पावर है वो कितनी है, 168 वॉट्स है। ठीक है, इनपुट पावर तो निकाल ली आपने। अब ये कह रहे हैं इज कनेक्टेड टू अ बल्ब ऑफ 24 वॉट, यानी कि आउटपुट, ये जो सेकेंडरी कॉइल है हमारे पास इस ट्रांसफार्मर का, वो किसके साथ कनेक्टेड है, एक बल्ब के साथ, जिस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है आपके पास, 24 वॉट, यानी कि आउटपुट कितना मिल रहा है आपके पास, आपको 24 वॉट। अब आओ इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बेटा किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो रेशो होती है आपके पास आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 का। यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट पावर है दैट इज 24, इनपुट पावर जो थी वो हम निकाल चुके थे, वो थी 168, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। तो जैसे ही आप ये सब कुछ करते हो तो आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास बराबर आ जाता है सिंपली 14.28 के, और परसेंट लग जाएगा आपके पास एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, 14.28%। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, ही यूज्ड अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड गॉट टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। ठीक हो गया, यानी कि उसने टाइम पीरियड जो निकाला, जिसके लिए उसने फॉर्मूला यूज किया होगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जब उसने एल लेंथ यूज करी तो उसका टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, 2 सेकंड्स आ गया, जिसका मतलब 2 बराबर है किसके हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। अब ये कह रहे हैं ही डिजायर्ड द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड, ये टाइम पीरियड कितना करना चाहता है, आधा करना चाहता है, 1 सेकंड करना चाहता है। तो अगर टाइम पीरियड इसने आधा करना है तो लेंथ पे कितना फर्क करना पड़ेगा उसको, आओ चेक कर लेते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड चाहते हो कि आपको हाफ मिले, समझना इस बात को बेटा, टाइम पीरियड अगर हमारे पास पहले के मुकाबले में हाफ हो जाए तो मैं काम करता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 को बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है जी,
जैसे ही बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 1/2 भी लगा दिया, रूट में आ गया l/g। सही है, ये जो 1/2 मैंने लगाया, अगर मैं चाहूं इसको रूट के अंदर ले जाके लिखना तो ये हो जाएगा 1/4 l/g। 1/4 क्यों? क्योंकि 1/4 का रूट बनेगा 1/2 और वो बाहर निकल जाएगा। t की वैल्यू 2 थी, 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 1। तो अगर आप 1 सेकंड चाहते हो टाइम पीरियड को बनाना तो आपको लेंथ को कितने टाइम्स कम करना पड़ेगा देख लीजिए। 1/4 लेंथ करनी पड़ जाएगी आपको पहले के मुकाबले में। अगर 1/4 करनी पड़ रही है तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन डी, l डिवाइडेड बाय 4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जब भी हम दो कॉन्वेक्स लेंसेज को एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका के रखते हैं तो इस टॉपिक को हम सिंपली कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर आपके पास जो टोटल फोकल लेंथ हो जाती है कॉम्बिनेशन की, उसको निकालने का तरीका बेटा क्या है कि उसका रेसिप्रोकल आपके पास बराबर होता है इंडिविजुअल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम का, ठीक है। अब आओ जरा इसमें कहते हैं आपसे कि भाई टोटल फोकल लेंथ जो ft कह देता हूं उसका नाम मैं, वो एक्चुअली उसमें जो इंडिविजुअल फोकल लेंथ है दोनों कितनी है, कह रहे हैं दोनों की वैल्यू कितनी है आपके पास f, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास f। तो देख लो दोनों का एलसीएम तो f ही आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएंगे 2। तो टोटल फोकल लेंथ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बराबर हो जाएगी किसके आपके पास f/2 के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी f/2, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 5, कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड टेंशन t फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज फ्रीक्वेंसी f। ठीक हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बात याद रखिएगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है सिंपली v/2l के, ठीक है। और यहाँ पे जो v होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वो बराबर होता है हमारे पास TL/m के, जिसमें t टेंशन है, l लेंथ है और m आपके पास मास है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा 1/2l अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा TL डिवाइडेड बाय m। अब आओ जरा चेक करते हैं, यह है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। कह रहा है मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहता हूं, तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बोथ साइड्स के ऊपर। जैसे ही आप दोनों साइड्स पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए बन जाएगा 2f, ठीक है जी। 1/2l एज इट इज रहा, और आपके पास उसके बाद लिखा हुआ था TL/m, वो भी एज इट इज रखा, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इस 2 को अगर मैं बोलूं रूट के अंदर ले जाओ, क्योंकि सवाल में टेंशन के साथ इस 2 को चेक करना है कि क्या नंबर बनेगा, तो रूट के अंदर जाने के बाद ये बन जाएगा आपके पास 4TL/m, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, बाहर निकल के वो 2 बन जाना है आपके पास। तो यहां पे मुझे क्या पता चला कि टेंशन की वैल्यू पहले सिर्फ अगर t थी तो अब कितनी रखनी पड़ेगी, मुझे 4t करनी पड़ेगी अगर मुझे डबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा फिर आपके पास ऑप्शन डी 4t, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो होगी। जैसे मेरे हाथ से छूट गई कोई चीज, ड्रॉप कर दिया मैंने किसी चीज को आपके पास, कह रहे हैं 5 सेकंड गुजरने के बाद बताओ, 5 सेकंड गुजरने के बाद उस बॉल ने कितना फासला कवर कर लिया होगा। इजी है, s इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो सर हमारे पास कितनी है, जीरो। टाइम हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकंड्स प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है, देखो जब ये बॉडी नीचे गिर रही होगी तो उसको स्पीड बढ़ रही होगी, कौन बढ़ा रहा होगा इसकी स्पीड को, ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गई तो इसका मतलब कितनी वैल्यू ले ली जाएगी, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की जगह ए की जगह मैं लिख दूंगा 9.8 और टाइम की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4.9 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 122.5 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ए 122.5 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना हम लोगों ने, ठीक हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो गिवन है डायरेक्टली हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू देखो ये पूरी गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2k। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, बॉडी हमारे पास एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक गई है, ऐसे पॉइंट से मूव करके जहां पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3i प्लस 2j माइनस k। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहला x कोफिशिएंट होता है, दूसरा y और तीसरा k z, और x y z के लिए जो यूनिट वेक्टर्स लगते हैं दे आर i j k। दूसरे वाले पोजीशन को लिख लो, वो हो जाएगा 2 - 1, 4। तो बेटा अगर आपने यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास वही डिस्प्लेसमेंट बनेगा इन दोनों का, इन दोनों के दरमियान का पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। और वो निकालने का तरीका क्या होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। जब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो देखो क्या बनेगा, 2 - 3। 2 - 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, -1, हो जाएगा -1i। फिर -1 और +2 कितने हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास -1 सॉरी
-1 और -2 ये हो जाएंगे माइनस का 3j, फिर 4 माइनस ऑफ -1 प्लस हो जाएंगे 4 + 1 हो जाएंगे आपके पास 5k। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया बेटा आपके पास माइनस करने के बाद -i -3j + 5k। आओ वर्क डन निकालें और डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 4i माइनस का, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, माइनस का आपके पास आ गया 3j, प्लस का आ गया हमारे पास 2k। डॉट हो रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कि है -1i, ठीक है, माइनस का 3j और प्लस का हमारे पास है 5k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 1 -4 हो जाएंगे। जे को जे से कर दो -3 -3 +9 हो जाएंगे और के को के से कर दो 2 5 10 हो जाएंगे। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 15 और यूनिट होता है वर्क का आपके पास जूल। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा ऑप्शन बी 15 जूल्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। एक 10 न्यूटन की फोर्स है आपके पास और एक 15 न्यूटन की फोर्स है, दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं। तो बताओ दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो ऐसे केस में बेटा रिजल्टेंट निकालते हैं आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बन जाएगा आपके पास और निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक हो गया। ये बन जाएगा आपके पास आर की वैल्यू √335। अगर मैं इसके एलसीएम ब्रेक कर दूं तो ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 5 आपके पास रूट से बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 5 और रूट में रह जाएगा 13 और रिजल्टेंट चूंकि फोर्स का है तो आंसर हो जाएगा 5√13 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो बेटा आपके पास, ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी 5√13। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज। आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है समझिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास एक कॉइल प्लेस कर दिया जाता है। उस कॉइल से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आउटलेट निकल रहा होता है वो आउटलेट हम लगाते हैं किसी भी ऐसे वायर या सर्किट में जहां से हम लोगों को चेक करना होता है कि भाई वहां पे करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसी अगर हमारे पास हम लोगों ने एक ऐसे आउटलेट में लगा दिया जहां पे करंट पास हो रहा है तो वो करंट जाएगा आपके पास इस कॉइल में और जैसे ही कॉइल में जाएगा तो कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी और उस कॉइल को आपने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर आपने उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो ये कॉइल फिर एक फोर्स फील करेगी, एक कपल स्पैक करेगा जो कि इस कॉइल को रोटेट करवाएगा आपके पास। और अगर वो उसको रोटेट करवा रहा है तो ये वाला जो प्रिंसिपल है क्या कहलाता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका फॉर्मूला दिया जाता है आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू बी ना कॉस अल्फा से, जिसमें बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है करंट इन द कॉइल, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स और ए होता है एरिया ऑफ द कॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा बेटा ऑप्शन बी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। इनमें से किस चीज के लिए मेजर करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज यूज करते हैं। ए ईएमएफ। बेटा ईएमएफ मेजर करने के लिए आपके पास यूज करी जाती है डिवाइस पोटेंशियोमीटर, ठीक है। करंट मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज करी जाती है उसे हम सिंपली कहते हैं एमीटर। अच्छा जी, आगे आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम नॉर्मली जिस एपरेटस को यूज करते हैं वो कहलाता है, या जिस अरेंजमेंट को यूज करते हैं वो कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन आपके पास है मीटर ब्रिज। इसका मतलब मीटर ब्रिज का काम क्या हो गया, मीटर ब्रिज का काम हो गया आपके पास रेजिस्टेंस मेजर करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ठीक है जी। आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज। आओ जरा बनाते हैं, पहले तो फॉर्मूला बना लो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा वोल्ट ओवर आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्ट ओवर करंट, ठीक है जी, वी ओवर आई। अब वोल्टेज, वोल्टेज खुद जो है वो आपके पास किसके बराबर है, हमारे पास अगर हम देखें वोल्टेज आपके पास बराबर होता है सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, और डिवाइड में कौन लिखा हुआ है हमारे पास आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज लिखा हुआ है मैं चाहूं तो चार्ज को भी ओपन करके लिख देते हैं। क्यू का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास आई टी करंट इनटू टाइम ओवर आई। तो ये बन जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। वर्क डन खुद बराबर है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ एस डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी और फोर्स बराबर होती है एम ए के, एम ए आगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में आई स्क्वायर टी। ये मैंने पूरा फॉर्मूला इसलिए खोल दिया ताकि आपको यूनिट्स लिखने में ज्यादा आसानी हो जाए और डायरेक्टली फिर आप उसकी डायमेंशंस लिख लो। तो आओ देखें रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या बनी, एम ए मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, डिवाइड में कौन है आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की आपके पास जो यूनिट होगा वो हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो आओ देखो कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब चीजें मिलकर क्या बन जाएंगे किलोग्राम, मीटर मीटर हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, सेकंड और एक नीचे सेकंड लिखा हुआ बन जाएंगे सेकंड
क्यूब और ऊपर जाके लिख दिया जाएगा सेकंड -3 और एम्पेयर को ऊपर ले जाकर क्या लिखेंगे आप लोग एम्पेयर -2 और इनकी डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशन के लिए मास कितना आ रहा है आपके पास 1 पावर आ रही है, लेंथ यानी कि मीटर की पावर आ रही है 2, टाइम की पावर आ रही है -3 यानी कि सेकंड की, और करंट इसकी पावर कितनी आ रही है हमारे पास -2। अब ढूंढ लीजिए ऑप्शन ML2 T-3 I-2। ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज। देखो बेटा इंटेंसिटी लेवल जो होती है आपके पास, इंटेंसिटी लेवल बराबर होती है हमारे पास सिंपली के log ऑफ आई ओवर आई नॉट, जिसमें आई होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और आई नॉट होती है इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड डिटेक्टेड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन एयर। इन दोनों के रेशो को निकालने के बाद जब इसका लोगैरिथम निकालते हैं वो हमें बताता है कि इंटेंसिटी लेवल क्या है। और इंटेंसिटी लेवल का बेटा आपके पास जो ऐसा यूनिट होता है, देखो ऐसा यूनिट तो हमारे पास होता है बेल, लेकिन जो हमारे पास ज्यादातर यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल यूजेज के अंदर भी यूज होता है, वो इसका छोटा यूनिट यूज किया जाता है डेसिबल। अब सवाल में पूछ रहे हैं कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल क्या है, तो इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट हमारे पास यूज किया जाता है इन सब में से वो क्या हो जाता है डेसिबल। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी का यूनिट होता है, इंटेंसिटी लेवल का नहीं। कैंडेला तो अलग ही चीज है, कैंडेला तो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट होता है, तो इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट भी कहा जाता है आपके पास। ठीक है, नन ऑफ दीस तो ऑटोमेटिकली कट गया क्योंकि करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन सी डेसिबल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 कहना द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। पहली बात तो ये रट्टा मारने का सवाल है, सिंपली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज के ऊपर। अब ये निकाल कैसे सकते हैं उसको भी समझ लो थोड़ा सा। रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगर मुझे एंगल चूज करना है मैक्सिमम के लिए, उसके लिए साइन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए सबसे ज्यादा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो होती है 1। आओ जरा इसके ऊपर थीटा निकाल के देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है जी, साइन इनवर्स ऑफ 1 आपके पास बराबर होता है 90 डिग्री के, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 45 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाता है 45 डिग्री। इस तरह से भी ठीक है, पहली मार्क कर चुके थे, याद रख लो, रट्टा मार लो कि भाई मैक्सिमम रेंज हमेशा कब आएगी आपके पास, जब 45 डिग्री के ऊपर आप लॉन्च करोगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 कह रहे हैं अच्छा जी एक इक्वेशन लिख के दी हुई है, न्यूक्लियर इक्वेशन है आपके पास। कह रहे हैं एल्यूमिनियम 2713 है, उसकी आपने बम्बार्ड करवाया हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल से, इसकी वजह से एक्स बना। एक्स क्या नहीं है मुझे, क्या है मुझे नहीं पता, और न्यूट्रॉन निकल के आ गया आपके पास। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, बेसिक मैथ्स यूज करो और इक्वेशन बैलेंस करो। लेफ्ट साइड पे जो मासेस हैं वो है 27 और 4, 31 आने चाहिए। न्यूट्रॉन का एक हो गया तो पीछे कितने बच गया 30। नीचे एटॉमिक नंबर 13 और 2 15 आने चाहिए। न्यूट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा क्या आ जाएगा 15। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 30 है और जिसका चार्ज नंबर आपके पास 15 है। ढूंढ लो ऑप्शन में से 30 और 15 हमारे पास कौन सा बन रहा है, तो 30 और 15 जो है हमारे पास यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज। देखो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब एक बॉडी रेस्ट में रखी हुई है आपके पास, तो उसके ऊपर उस वक्त जो आपके पास फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है फ्रॉम द सरफेस, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही मैं इस बॉडी को मूव करना स्टार्ट करता हूं, जैसे ही मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के आपके पास बोलता हूं कि भाई इसको मूव करो, ठीक है, तो इस वक्त जो इसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शन अप्लाई होगी सरफेस की तरफ से, वो कहलाएगी हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो सवाल ये है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बॉडी को रोक देना, बॉडी को रोकना, कोशिश करती है फ्रिक्शन के आपके पास के बॉडी की मोशन को तोड़ दे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि जब बॉडी मूव कर रही है उस वक्त उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि जब बॉडी रुकी हुई उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो खुद सोचो, फ्रिक्शन का काम जब आपके पास बॉडी को रोक देना है तो कौन सी ज्यादा बड़ी फ्रिक्शन हुई, जिसने बॉडी को रोक रही है, काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक का काम क्या, बॉडी को रोक रही है क्योंकि बॉडी भी मूव कर रही थी, और स्टैटिक जो कि रोक चुकी है क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ चुकी है। तो फ्रिक्शन कामयाब हो चुकी है इसका मतलब, तो आपके पास बड़ी फ्रिक्शन की वैल्यू कौन सी हो जाएगी बेटा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसने बॉडी को रोक दिया है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। और काइनेटिक की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी उसके मुकाबले में, फॉर द सेम सरफेस कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास, ए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, लेंथ है 1 मीटर, करंट है 3 एम्पेयर और एंगल है 0 डिग्री। कह रहे हैं फोर्स ऑन वायर फाइंड करके दिखाओ। तो फोर्स ऑन वायर का फॉर्मूला होता है बेटा इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं उसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, और चूंकि 0 डिग्री पे रखे हुए हैं तो पीछे कोई भी वैल्यू आ जाए, पैरेलल रखा हुआ है अगर आपने इसको, तो साइन 0 बेटा बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, 0 न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17
कह रहे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग रेडियन पर एम्पियर से भी मेजर करते हैं बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास इसकी सेंसिटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास बैन ओवर सी, जिसमें बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है जी, और एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अब सवाल में देखते ही मुझे पता लग रहा है कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए इन सब फैक्टर्स को छेड़ने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि सेंसिटिविटी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन भी है, ए भी है, बी भी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहे हैं मिनिमम वर्क डन इज इन डैश थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें सबसे कम वर्क डन हो रहा है। लाइन बाय लाइन देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसका मतलब उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। आओ देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, और वर्क डन खुद जो है बेटा वो बराबर होता है आपके पास पी डेल्टा वी, यानी कि प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के प्रोडक्ट के आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। तो करेक्ट वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू के, और पी डेल्टा वी की पूरी टर्म क्या हो गई हमारे पास, जीरो। क्यों, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, जीरो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। और वर्क डन का मतलब भी क्या होता है बेटा, कि फोर्स लगाओ बॉडी मूव करे। अगर मूवमेंट ही नहीं हो रही है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो यही प्रोसेस हो गया जिसमें मिनिमम वर्क डन हो रहा है। तो आगे वाले ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज कुछ गिवन नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहे हैं लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप इज इक्वल टू। देखो बेटा टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है आपके पास, टेलीस्कोप के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है जो कि बड़ी फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और एक आपके पास आईपीस लगा हुआ होता है जो कि छोटी फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है आपके पास। अब दोनों की कोशिश क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव की कोशिश होती है वो ऑब्जेक्ट जो इमेज को कहां बनाए, वो बनाए आपके पास एग्जैक्टली फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। जबकि हमारी दूसरी कोशिश क्या होती है कि आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करें कि उसकी जो आपके पास यहाँ पे समझ लो इस इमेज को ऑब्जेक्ट जैसे परसीव करने की वैल्यू है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाए जहाँ पे इसका फोकस है। यानी कि आपके पास इससे अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालें ऑब्जेक्टिव का, तो ये बराबर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालें आईपीस से, तो ये बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। और इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस को हमारे पास कहा जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आपके पास किसके बराबर हो जाती है, सिंपली एफ ओ प्लस एफ ई के, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। अच्छा जी, आओ निकालते हैं क्या बनेगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन होती है हीट, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q ओवर एम डेल्टा टी, ठीक हो गया। Q ओवर एम डेल्टा टी हमारे पास इसका फॉर्मूला है। Q होती है एनर्जी, एनर्जी अगर हमारे पास है तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर के चेंज का यूनिट होता है केल्विन, सही हो गया। जूल, जूल खुद बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और अपॉन में कौन आ गया, किलोग्राम इंटू केल्विन। न्यूटन को भी ओपन करके लिख दें, न्यूटन बराबर होता है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, आगे आगे आपके पास मीटर, डिवाइड में कौन है, किलोग्राम इंटू केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, सेकंड -2 हो जाएगा, और केल्विन चले जाएगा -1 में। और डायमेंशन लिखते हैं, मास सर आ ही नहीं रहा, किलोग्राम है ही नहीं मौजूद, लेंथ मीटर कितने आ रहे हैं 2, टाइम सेकंड कितने आ रहे हैं -2, और टेम्परेचर केल्विन कितने आ रहे हैं -1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा करेक्ट आपके पास, M0 L2 T-2 K-1। तो करेक्ट ऑप्शन ले दे के आपके पास आ जाता है ऑप्शन डी, M0 L2 T-2 एंड K-1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहे हैं इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर्स हैं दोनों नॉन जीरो है, यानी कि दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है। और ऑर्थोगोनल का मतलब आपके पास दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो बताओ इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या निकलेगा। मान लेते हैं ये ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकाल के दिखाना है बेटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस लगता है यहाँ पे। अब एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 अगर आपको याद नहीं है कैलकुलेटर में निकाल लो, वरना टेबल से याद कर लो, जो उसका टेबल गिवन होता है। कॉस 90 बराबर होता है हमारे पास जीरो के। अब कॉस 90 अगर जीरो के बराबर है तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया हमारे पास, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया आपके पास, कि ए डॉट बी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन,
22 कह रहे हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन वाले फॉर्मूले से बनता है। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास बराबर हो जाती है आर ए ओवर एल के। डिफाइन कैसे करते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड आपके पास इन अ स्क्वायर मीटर ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। और रेजिस्टिविटी के बारे में ये बात याद रखना कि रेजिस्टिविटी बेटा एक मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिल्वर का वायर है, चाहे वो 1 मीटर लंबा हो, चाहे वो 1000 मीटर लंबा हो, चाहे उसका 1 मिलीमीटर डायमीटर हो, चाहे उसका 1 मीटर डायमीटर हो, आपके पास उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि उसका मटेरियल सिल्वर है। यानी कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ जो वो आपको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो आपके पास सेम रहेगी। एल्यूमिनियम की सिल्वर से अलग होगी, लेकिन एल्यूमिनियम का जैसा चाहे वायर उठा लो उसकी सेम रहने वाली है। जिसका मतलब रेजिस्टिविटी ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना ही क्रॉस सेक्शन पे, ना ही लेंथ पे। वो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल आपने चूज किया हुआ है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास? ऑप्शन डी, नेचर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहे हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी ने जहां से मोशन स्टार्ट करी वहां पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, आगे बढ़ गई कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है? वी आई, क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब आप दोनों जगह पे वी आई लिख दीजिए, डिवाइड बाय टाइम। ये हो जाएगा हमारे पास 0/t, और 0/t का मतलब 0, जिसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रही। क्यों? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? सिंपली 0। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, 0। इसको थोड़ा मिटा दें, जरा सही कर दें इसको भाई। ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, 0। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव्स आर। देखो बेटा मैक्सवेल के साथ जो आपके पास चीज जुड़ी हुई है, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी के अंदर ये चीज डिफाइन करी थी सबसे पहली बार कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो आपके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से मूव कर रही होती हैं आपके पास। जितनी भी, अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइट वेव्स, उसने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं आपके पास? जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल करती हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मेरी डायग्राम बहुत खराब सी बन रही है, लेकिन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स मूव करती हुई जा रही होती हैं आपके पास लाइट वेव्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले ये बताया था बेटा कि लाइट वेव्स की नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसने ये भी बताया था कि अगर आपने इनकी स्पीड निकालनी है तो इनकी स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ permeability of free spaces into permittivity of free spaces, जो कि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। कहना वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जरा देखें तो सही कहना क्या चाह रहे हैं। देखो वेक्टर, कोई भी वेक्टर किससे मिलके बनता है? दो चीजें तो लाजमी चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज जो आपको चाहिए होती है लाजमी, उसके लिए वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब एक काम करो, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड को वेक्टर के नीचे ले जाऊं, यानी कि वहां ले जाके डिवाइड करवा दूं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी आपके पास डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड एक्चुअली सिर्फ क्या बताता है? आपको डायरेक्शन बताता है। और एक ऐसा वेक्टर जिसका काम क्या हो? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका काम क्या होता है? डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, और जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? हमारे पास 1 के। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है फिर आपके पास? इसका ऑप्शन बी, यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका काम सिंपली हमारे पास क्या है? जिसका काम है आपके पास किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दो वेक्टर्स के दरमियान की पोजीशन बताता है। नल वेक्टर एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन को शो करता है जो किसी को नहीं पता आज तक क्या है, अनस्पेसिफाइड है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, यूनिट वेक्टर्स।